नमस्कार साथियों, स्वागत है एग्जाम्स वर्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका। उम्मीद है आपकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। आपका जो एग्जाम 1 जून को होने वाला है, बीएसटीसी का जो एग्जाम होने वाला है वो बहुत ही नजदीक है। आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, पूरा सिलेबस का आपने रिवीजन कर लिया होगा। लेकिन आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलने वाले हैं, तो आपकी प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की भी बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है, हमने अनुभव किया है कि बहुत सी बार ऐसा घटित होता है एग्जाम के अंदर कि हमें कुछ प्रश्नों का उत्तर याद नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उन प्रश्नों को हल कर लेते हैं। ये बातें हम कब सीख पाएंगे? जब हम ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसी चीज को सीखने और सिखाने के लिए हम आपके सामने इस प्लेटफॉर्म पर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं, जिसमें भूगोल, रीजनिंग, इंग्लिश आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज की वीडियो में हम भूगोल में भौतिक प्रदेशों के बारे में बात करेंगे। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और उन्हें किस प्रकार से हम हल करेंगे। कुछ प्रश्नों के उत्तर याद नहीं होंगे, तब भी हम कैसे उनको काट कर 50-50 या कैसे आंसर दे पाएंगे। जितना ज्यादा संभव होगा उतना सटीकता से आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं इसी श्रेणी में अगले प्रश्न की ओर। देखो किस प्रकार से है पहला प्रश्न है आपके सामने। देखो प्रश्न है, राजस्थान को भौतिक रूप से कितने प्रदेशों में बांटा गया है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन बीएसटीसी के एग्जाम के हिसाब से इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखो आप सभी को पता होगा इसका उत्तर आने वाला है 4। हमारे राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। यह कार्य 1994 में किया गया। 2 व्यक्ति थे, प्रोफेसर तिवारी और सक्सेना। कौन कौन थे? तिवारी और सक्सेना साहब थे। इन्होंने एक किताब लिखी। कौन सी किताब? राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। और इस किताब के अंदर इन्होंने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांट दिया। आपको अच्छे से पता होगा, पहला तो था कौन सा है? पश्चिमी रेतीला मैदान। दूसरा कौन सा है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरे नंबर पे आता है पूर्वी मैदानी भाग, और चौथे नंबर पर आ जाता है अपना हाड़ौती का मैदान या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो आप समझ गए होंगे, इस प्रश्न का आंसर है नंबर सी। कौन सा आंसर है? सी। हमारे राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न किस प्रकार से है। प्रश्न संख्या 2 है आपके पास अरावली से संबंधित। अरावली पर्वतमाला किस दिशा में फैली हुई है? सबसे पहले तो अरावली पर्वतमाला है ना, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो अरावली पर्वतमाला गुजरात से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है? दिल्ली में रायसेना पहाड़ी तक जाती है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। कितनी है? 692 किलोमीटर है, जिसका लगभग 80% अपने राजस्थान में आता है, 550 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो ये किस प्रकार से है। तो ये इस प्रकार से फैली हुई है। यहां से गुजरात से लेकर कहां तक जाती है? दिल्ली तक जाती है, और इस दिशा में जाती है। ये दिशा कौन सी है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। कौन सी है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, और ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। मावट क्या है ना? आपने सुना होगा कि मावट गिर गई, मावट गिर गई। मावट क्या होती है? देखो मावट होती है शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा क्या कहलाती? मावट कहलाती। होती क्यों है? भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण ये वर्षा होती है। वहां पर चक्रवातीय मानसून उठता है और अपने भारत की ओर ये वर्षा करता है। इसको हम कहते हैं मावट कहते हैं। ये रबी की फसल के लिए, कौन सी फसल के लिए? रबी की फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप्स, स्वर्णिम बूंदों का काम करती है। तो मावट क्या है भाई? मावट है शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास प्रश्न संख्या 4 है ना। प्रश्नों को ठीक से पढ़ेंगे
पूरे ऑप्शंस पढ़ेंगे तब जाकर आप सही से उत्तर दे पाएंगे। प्रश्न है, थार के मरुस्थल को हरित बनाने के लिए कौन सी परियोजना चलाई गई? थार के मरुस्थल मतलब पश्चिमी राजस्थान की हम बात कर रहे हैं। उधर जो रेगिस्तान है उसको हरित बनाना है, पेड़ पौधे लगाने हैं। तो पेड़ पौधों को क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो किसी न किसी प्रकार से वहां पानी पहुंचाना पड़ेगा। तो सरकार ने कौन सी योजना चलाई? तो इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना आपको अच्छे से पता होगा। इंदिरा गांधी नहर कहां से आती है? इंदिरा गांधी नहर आती है पंजाब से। कहां से आती है? पंजाब से आती है। पंजाब में एक बांध है, बांध का नाम है हरि के बैराज। हरि के बैराज से ये आती है और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है और कहां तक जाती है? जैसलमेर के मोहनगढ़ तक जाती है। इस नहर का निर्माण 2 चरणों में किया गया। कितने चरणों में किया गया? देखो 2 चरणों में किया गया। जब ये पहला चरण का निर्माण हो रहा था तो इसका नाम था राजस्थान नहर। क्या नाम था? राजस्थान नहर इसका नाम था। और इसका निर्माण प्रथम चरण में हरि के बैराज से लेकर कहां तक हुआ? हनुमानगढ़ में मसीतावाली तक इसका निर्माण हुआ। फिर उसे बीकानेर से कहां तक बढ़ा दिया? पुगल बीकानेर तक बढ़ा दिया, है ना। जो मसीता वाली जो जगह है, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये पंजाब से ये आई कहां तक? पहले तो मसीता वाली और ये जगह कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है। फिर इसको बीकानेर में कहां तक बढ़ा दिया? पुगल तक। पुगल एक जगह है कहां पर? बीकानेर में, यहां तक बढ़ाया। इस नहर की लंबाई थी टोटल कितनी? 204 किलोमीटर और इसका नाम दिया उन्होंने राजस्थान फीडर नहर। क्या नाम दिया? राजस्थान फीडर नहर। तो इस प्रकार से पंजाब के पानी को राजस्थान तक लाया गया और थार के मरुस्थल को हरित बनाने की योजना बनाई गई। तो इसके लिए क्या है सही आंसर? आंसर नंबर सी हो जाएगा। आपके एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है? देखो, अरावली पर्वतमाला का निर्माण किस काल में हुआ? तो अरावली पर्वतमाला का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल के चरणीय समय में हुआ। प्री कैम्ब्रियन काल के चरणीय समय में हुआ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका सही आंसर है अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है? देखो, राजस्थान में कौन सा भौगोलिक प्रदेश कृषि के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है या कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है? तो राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश है। मैंने बताया आपको, एक तो पश्चिमी रेतीला मैदान, एक हो गया आपका अरावली और एक हो गया आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश और एक हो गया हाड़ौती। तो इनमें से सबसे ज्यादा कृषि के लिए उपयुक्त कौन सा प्रदेश है? तो आपको पता होगा कि जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है यह उत्तरी भारत के विशाल मैदानों में बहने वाली नदियों से यहाँ पर बाढ़ के कारण क्या नई मिट्टी लाई जाती है और वो नई मिट्टी कैसी होती है? खादर प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है? खादर प्रकार की होती है। और ये मिट्टी कैसी मिट्टी है? उपजाऊ मिट्टी है। यानी इस प्रदेश में आपके उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। तो फिर यहाँ पर कृषि की संभावना भी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी मैदानी प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी मैदानी प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें तो प्रश्न है आपके पास प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है? देखो, राजस्थान के पश्चिमी भाग में प्रमुख वनस्पति कौन सी है ना। राजस्थान के पश्चिमी भाग मतलब रेगिस्तान की बात कर रहा है। तो वहां पर प्रमुख प्रकार की वनस्पति कैसी पाई जाएगी? प्रमुख प्रकार की वनस्पति मिलेगी वहां पर कांटेदार मिलेगी, है ना, छोटी पत्तियों वाली वनस्पति मिलेगी। तो इनमें से देखो कांटेदार कौन है? खेजड़ी है। छोटी पत्तियों वाली भी खेजड़ी की पत्तियां कैसी होती है? छोटी छोटी होती है। इसके अलावा इधर कैक्टस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कैक्टस मिल जाएगा। नागफनी, थापातुर ऐसे कंटीले पौधे पाए जाते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख वनस्पति हो गई आपकी खेजड़ी। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न संख्या 8।
देखो प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है कि अरावली पर्वत की लंबाई राजस्थान में लगभग कितनी है। मैंने अभी बताया आपको कि अरावली की कुल लंबाई कितनी थी, 692 किलोमीटर, और इसका लगभग 80% कितना आता है, राजस्थान में आता है, और वो कितना है, 550 किलोमीटर। कितना है, 550 किलोमीटर। तो राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है, 550 किलोमीटर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें तो नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास प्रश्न संख्या 9। देखो प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है कि दक्षिणी राजस्थान का पटारी बाग किस पठार का अंक है। जो अपने राजस्थान का दक्षिणी भाग है ये वाला, ये किस पठार का भाग है। देखो झारखंड तो अपने आसपास भी नहीं है ना, छोटा नागपुर ये भी आसपास नहीं है, मालवा का पठार कहां पर है, मध्य प्रदेश में, ये अपने पास में, कर्नाटक भी अपन से कोसों दूर है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मालवा का पठार। सही आंसर क्या हो जाएगा, मालवा का पठार, क्योंकि दक्षिणी राजस्थान से सटा हुआ है और इसका कुछ हिस्सा अपने राजस्थान के अंदर भी आता है। तो सही आंसर आ जाएगा मालवा का पठार, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। देखो मालवा के पठार से याद आया, आपने एक सुना होगा मालवा का मैदान, है ना। मालवा का मैदान कहां पर है, तो मालवा का मैदान पड़ता है पंजाब, और यह अपने गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले को भी क्या करता है, स्पर्श करता है, कुछ हिस्सा इधर की ओर भी आता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि मालवा का पठार तो मध्य प्रदेश मतलब दक्षिणी राजस्थान की ओर है, और मालवा का मैदान पंजाब में मतलब उत्तरी राजस्थान की ओर है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है, थार मरुस्थल का विस्तार मुख्यतः किन जिलों में पाया जाता है। तो देखो बीकानेर पश्चिमी राजस्थान में आता है थार मरुस्थल, तो बीकानेर आएगा, चूरू भी आएगा, बाड़मेर जैसलमेर आएगा, जयपुर ये तो मिडिल राजस्थान की ओर आ गए, तो ये ऑप्शन हो गया गलत आपका। उदयपुर ये भी नहीं होगा, सिरोही भी नहीं होगा, यानी कि आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। थार मरुस्थल कहां कहां पर है, बीकानेर है, चूरू है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, इन सभी जिलों में थार के मरुस्थल का क्या है, विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है, देखो राजस्थान का जल महल किसे कहा जाता है। राजस्थान का जल महल किसे कहा जाता है, चंदन कुआं, इसको तो थार का घड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, थार का घड़ा कहते हैं। बटाडू कुआं ये सही आंसर है आपका, इसको राजस्थान का जल महल कहा जाता है। थोब रन, थोब रन क्या है, राजस्थान का सबसे बड़ा रन। क्या है ये, राजस्थान का सबसे बड़ा रन, सबसे बड़ा रण है। और उसके बाद है पोखरण, ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा रन है। कौन सा है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा रन है। तो प्रश्न पूछ रहा है राजस्थान का जल महल किसे कहा जाता है, बटाडू कुआं, और ये पड़ता है आपके बाड़मेर के अंदर। कहां पड़ता है, बाड़मेर के अंदर पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पर प्रत्येक ऑप्शन से अलग अलग जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं, आपको भी इसी तरह प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारियां आपके पास प्राप्त होती रहे। देखो नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है कि गलियारा, गलियारा जो शब्द है निम्न में से किस बालू का स्तूप की विशेषता है। 4 बालू का स्तूप दे रखे हैं आपको, अनुधैर्य, बरखान, अनुप्रस्थ और परवैली, है ना। इनमें से कौन से बालू का स्तूप की विशेषता क्या है, गलियारा है। तो आपने अगर पढ़ा हो तो इस प्रकार का एक बालू का स्तूप देखा होगा आपने, ये होता है कौन सा, अनुधैर्य बालू का स्तूप, और इनके बीच की जो जगह होती है या ये क्या कहलाती है, गलियारा या कॉरिडोर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, गलियारा, गलियारा या कॉरिडोर, कॉरिडोर कहते हैं। ये अनुधैर्य बालू का स्तूपों के मध्य की जो जगह होती है उसे गलियारा या कॉरिडोर कहते हैं। इस रास्ते से ना
कुछ व्यापारिक काफिले गुजरते हैं। जैसे ऊंट लेके आपने रेगिस्तान की फोटो देखी होगी, उनमें कुछ व्यक्ति ऊंट पे बैठे हैं, कुछ व्यक्ति ऊंट को पकड़कर आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आसपास क्या है, बड़े बड़े रेत के टीले हैं। तो जो बीच की जगह होती है उसको कहते हैं गलियारा या कॉरिडोर। और जो काफिला गुजर रहा है, जो व्यापारिक काफिला गुजर रहा है, उसको क्या कहते हैं, कारवा। क्या कहते हैं, कारवा। क्या कहते हैं, कारवा। आपको शब्द ध्यान रखने होंगे, गलियारा या कॉरिडोर, टीलों के बीच की जगह, उससे गुजरने वाला व्यापारिक काफिला क्या कहलाएगा, कारवा कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, तो आपका देखो इसमें आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, अनुदैर्घ्य बालुका स्तूपों के मध्य की जगह क्या कहलाती है, गलियारा या कॉरिडोर कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है कि बरखान बालुका स्तूप, किसकी बात कर रहे हैं अब हम बात कर रहे हैं बरखान बालुका स्तूप की बात कर रहे हैं के संबंध में निम्न में से असत्य कथन। देखो ये सबसे खास बात होती है, जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो आप पहले अगर असत्य या नहीं वाला प्रश्न मिले तो उसको गोला कर ले। अगर आपने गोला नहीं किया तो ज्यादा संभावनाएं होती हैं कि आप प्रश्न का उत्तर क्या कर देंगे, गलत कर देंगे, क्योंकि आपको सही उत्तर तो एक ही है और अपने दिमाग में हमेशा या तो सही वाली बात यानी सत्य वाली बात ज्यादा सेव रहती है। लेकिन प्रश्न में पूछ क्या लिया, असत्य। तो जब आप प्रश्न पढ़ रहे हैं उसी समय क्या कर दें, इसको गोला कर दें, ताकि आपको ध्यान रहे कि हमें उत्तर कौन सा असत्य वाला निकालना है। देखो इस प्रश्न के बारे में चलें तो ये कह रहा है पहला ऑप्शन कि ये अर्धचंद्राकार होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये जो होते हैं इस प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं, ये हवा की दिशा होती है और इस प्रकार के बालू का स्तूप कौन से बालू का स्तूप होते हैं, बरखान बालू का स्तूप। तो देखो ये अर्धचंद्राकार होते हैं, सही बात है। फिर देखो इनका मरुस्थल के प्रसार में सर्वाधिक योगदान होता है, बिल्कुल, क्योंकि ये अस्थायी होते हैं और सर्वाधिक गतिशील होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर तीव्र गति से स्थानांतरित होते हैं। तो ये आगे चलकर वापस से मरुस्थल का क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। इस कारण ये मरुस्थल के विस्तार में सर्वाधिक योगदान निभाते हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है आपका कि ये सर्वाधिक भालेरी गांव चूरू में पाए जाते हैं, सही बात है। चूरू के भालेरी गांव में बरखान बालू का स्तूपों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है इनका पवनमुखी ढाल। पवनमुखी दो शब्द मिलेंगे आपको, एक तो पवनमुखी, एक पवन विमुखी। पवनमुखी का मतलब है जिस दिशा में पवन आ रही है, तो ये वाला जो ढाल है ये कहलाता है पवनमुखी, और ये वाला ढाल क्या कहलाएगा, पवन विमुखी ढाल कहलाएगा। तो इसका पवनमुखी ढाल अवतल है। अवतल मतलब होता है ये अंदर धसा हुआ भाग, और एक शब्द आता है उत्तल, उभरा हुआ भाग, है ना। आपने कक्षा 10 में लेंस पढ़े होंगे, उनमें अच्छे से समझ लिया होगा। लेकिन ये भाग तो कैसा है भाई, ये देखो ये भाग कैसा, ये भाग तो उत्तल है, तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। ये उत्तल अवतल नहीं होता, कैसा होता है, उत्तल होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसका पवनमुखी ढाल कैसा होता है, उत्तल होता है और मंद ढाल वाला होता है। कैसा होता है, उत्तल और मंद ढाल वाला। देखो ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कहता है हॉन्च बेल्ट। हॉन्च बेल्ट का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है। देखो हॉन्च बेल्ट कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी तीनों नाम से जानी जाती है ना। नागौर के जायल क्षेत्र से लेकर अजमेर की सीमा के मध्य एक ऐसा क्षेत्र पाया जाता है जहां पर फ्लोराइड युक्त जल पाया जाता है। कैसा जल पाया जाता है, फ्लोराइड युक्त जल पाया जाता है, जिसके कारण से वहां के लोगों की हड्डियां और दांत क्या हो गए, कमजोर हो गए और उनमें कुबड़पन आने लग गया। उस पूरी की पूरी बेल्ट को क्या कहते हैं, हॉन्च बेल्ट, कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी कहते हैं। तो कहां पर मिलेगी, नागौर में मिलेगी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नागौर उच्च भूमि। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास तोरावटी। देखो तोरावटी पढ़ते ही आपको एक नदी का नाम याद आ जाता होगा। कौन सी नदी, कांतली नदी। कौन सी नदी मिलेगी, कांतली नदी, क्योंकि इसी नदी का क्षेत्र क्या कहलाता है, तोरावटी क्षेत्र कहलाता है।
तोरावटी क्षेत्र का संबंध निम्न में से किससे है? घग्गर के मैदान से, शेखावटी क्षेत्र से, नागौर उच्च भूमि से, या लूणी बेसिन से। तो देखो कैसे निकालेंगे इसका उत्तर। तोरावटी से मुझे याद आया कांतली, और कांतली तो कहां से निकलती है? खंडेला की पहाड़ी। कहां से निकलती है? खंडेला की पहाड़ी। और खंडेला की पहाड़ी कहां पड़ती है? सीकर में। और सीकर कहां पड़ता है? शेखावटी में। कहां पड़ता है? शेखावटी। राव शेखा द्वारा बसाई गई भूमि क्या कहलाए? शेखावटी कहलाए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, है ना। अच्छा लग रहा है। देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न देखो। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है कि जोहड़ एवं नाड़ा, दो शब्द मिलेंगे आपको, जोहड़ एवं नाड़ा निम्न में से किससे संबंधित है? जोहड़ एवं नाड़ा निम्न में से किससे संबंधित? चलो मैं पहले आपको ये बता देता हूं कि जोहड़ क्या होता है। जोहड़ होता है कच्चा कुआं। क्या होता है? कच्चा कुआं। और जो नाड़ा होता है, ये नाड़ा होता है पक्का कुआं। पक्का कुआं क्या काम आते हैं? पश्चिमी राजस्थान की ओर जल संरक्षण के लिए इनका उपयोग किया जाता है। और इनका उपयोग करने के लिए श्रेय या इसको किस व्यक्ति ने बढ़ावा दिया? तो वे व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र सिंह। इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर जोहड़ और नाड़ा को पहचान दिलाई, है ना, कि इन चीजों से भी जल संरक्षण किया जा सकता है। इसी कारण इन व्यक्ति को जोहड़ वाले बाबा, जोहड़ वाले बाबा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोहड़ वाले बाबा भी कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, जोहड़ वाले बाबा। देखो इस प्रश्न से सी हो गया है। तो देखो कैलाश सांकला के बारे में भी बात कर लेते हैं। कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने बाघों के संरक्षण के लिए विशेष कार्य किया, इसलिए इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। फिर देखो डॉक्टर सलीम अली, ये भी महत्वपूर्ण नाम है राजस्थान के लिए। इन्होंने पक्षियों के संरक्षण के लिए विशेष काम किया, इसलिए इन्हें द बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से संबोधित किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकला और डॉक्टर सलीम अली को क्या कहेंगे? बर्ड मैन ऑफ इंडिया। और जबकि प्रश्न का आंसर क्या है आपका? डॉक्टर राजेंद्र सिंह, जोहड़ वाले बाबा। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है कि निम्न में से पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूरे राजस्थान की बात नहीं की है यहाँ पे। पूरे राजस्थान की बात करेंगे तो गुरु शिखर सीधा सा उत्तर लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर कहाँ की बात की है? केवल पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इनमें से सुंदा पर्वत नहीं है, त्रिकुट भी नहीं है, रोजा भाकर भी नहीं है, डोरा पर्वत। पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोरा पर्वत। ऊंचाई इसकी 869 मीटर इसकी ऊंचाई है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? डोरा पर्वत। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखो। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास प्रश्न संख्या 18। 18 क्या कहता है? निम्न में से किस जिले में अरावली का न्यूनतम विस्तार है? देखो अरावली राजस्थान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अरावली से बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। देखो आपको अच्छे से याद होगा और हम अच्छे से याद भी रखते हैं कि अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में पाया जाता है। लेकिन प्रश्न में क्या पूछ लिया आपसे? न्यूनतम विस्तार कहां पर है? और न्यूनतम विस्तार अरावली का है अजमेर के अंदर। कहां पर है? अजमेर के अंदर। इसको याद रखना, अरावली का न्यूनतम विस्तार कहां है? अजमेर के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 19। राजस्थान की छत कहलाता है। देखो छत, छत क्या होती है? ऊपर वाली जगह, अपने सर के ऊपर वाली जो मकान की जो जगह होती है वो क्या होती है? छत। इसका मतलब राजस्थान में सबसे ऊंची जगह क्या कहलाएगी? राजस्थान की छत कहलाएगी। तो इनमें देखो आबू का पठार, उड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार, मेसा का पठार, यानी सबसे ऊंचा पठार ही क्या कहलाएगा? राजस्थान की छत कहलाएगा। और सबसे ऊंचा पठार कहाँ है?
उड़िया का पठार, इसकी ऊंचाई लगभग 1360 मीटर है। कितनी है? 1360 मीटर। और ये कहां पड़ता है? सिरोही के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता है? सिरोही के अंदर पड़ता है। आबू का पठार राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है और ये भी कहां पड़ेगा? सिरोही के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता है? सिरोही के अंदर। लसाड़िया का पठार उदयपुर में पड़ेगा। कहां पड़ेगा? उदयपुर में। और मेसा का पठार पड़ता है आपके चित्तौड़ के अंदर। कहां पड़ता है? चित्तौड़ के अंदर। और इसी पठार के ऊपर चित्तौड़गढ़ भी स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, तो देखो इसका आंसर बी हो गया। कौन सा? उड़िया का पठार। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 क्या कहता है? देखो, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। पहली तो आपको पता है कौन सी? गुरु शिखर। पहली कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर। दूसरी कौन सी हो जाएगी? शेर। कौन सी हो जाएगी? शेर हो जाएगी। नंबर 3 पे आ जाता है आपके दिलवाड़ा। नंबर 4 पे आ जाएगा आपके जरगा। जरगा। और नंबर 5 पे आ जाता है अचलगढ़। अचलगढ़। ये आपके राजस्थान की सबसे ऊंची चोटियां। पहले नंबर पे गुरु शिखर। कौन सी? गुरु शिखर। इसकी है 1722 मीटर ऊंचाई। इसकी कितनी है? 1597 मीटर। और इसकी है 1442 मीटर। और इसकी है 1431 मीटर। और इसकी है 1380 मीटर। कम से कम आपको राजस्थान की 5 सबसे ऊंची चोटियां तो याद है रखनी है। पहली कई बार पूछ ली, हो सकता है इस बार आपसे दूसरी पूछ ले। कौन सी पूछ ले? दूसरी। तो राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। याद रखना, इसकी लंबाई भी याद रखना 1597 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न देखो। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 क्या कहता है कि लाल लोमी मृदा, है ना, राजस्थान में मृदाओं के प्रकार में आपने पढ़ा होगा लाल लोमी मृदा। इसको लेटेराइट मृदा भी बोलते हैं। कौन सी मृदा? लेटेराइट मृदा। तो लाल लोमी मृदा का संबंध है। अब पहली बात तो लेटेराइट मृदा पाई कहां जाती है? दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। कहां पर पाई जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में यह मृदा पाई जाती है। अब देखो इसका संबंध कहां पर है? मतलब इन दोनों जिलों से होना चाहिए। अब ये दोनों जिले किसमें मिलेंगे? माही बेसिन के अंदर मिलेंगे। किसमें मिलेंगे? क्योंकि माही बेसिन भी तो इन्हीं जिलों से होकर गुजरती है। माही नदी भी तो यहीं से गुजरती है। तो लाल लोमी का संबंध किससे मिल जाएगा? माही बेसिन से। इस मृदा की खास बात क्या है? इस मृदा में मक्का का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। मक्का उत्पादन के लिए श्रेष्ठतम मृदा है। तो ध्यान रखना, लाल लोमी मिट्टी का संबंध मिलेगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा या माही बेसिन से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 क्या कहता है? हाल ही में किसे भू विरासत स्थल में शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आपके एग्जाम में करंट से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं जो भूगोल विषय से संबंधित हो। तो आपको ध्यान रखना है रामगढ़ क्रेटर 12, कौन सी जगह है? रामगढ़ क्रेटर 12 को हाल ही में भू विरासत स्थल में शामिल किया गया है। और ऑप्शन देखें, डगगंगधार यह पड़ता है आपके झालावाड़ में। कहां पड़ता है? झालावाड़ में पड़ता है। फिर शाहबाद उच्च भूमि ये भी 12 में पड़ता है। ढाबी का पठार बूंदी में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? बूंदी के अंदर पड़ता है। आपको प्रत्येक प्रश्न से जानकारी अच्छे से मिलेगी, प्रत्येक ऑप्शन से अलग अलग जानकारियां मिलेगी। आप भी इसी तरह से किसी भी बुकलेट बुक या जिससे भी हल करें तो आपको प्रत्येक ऑप्शन को देखना चाहिए कि इस ऑप्शन से हमें और क्या जानकारी मिल सकती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 23 कहता है निम्न में से किस भौतिक प्रदेश में व्हेल मछली के अवशेष पाए गए हैं? किस भौतिक प्रदेश से? अब मछली की बात कर रहे हैं तो मछली तो या तो नदी या समुद्र या सागर में मिलती है। राजस्थान में तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन हमने पढ़ा है कि राजस्थान के पश्चिमी जो क्षेत्र है, पश्चिमी रेतीला मैदान है, यहाँ कभी 33 सागर पाया जाता था। मतलब
मछली तो उधर ही मिलेगी राजस्थान में, और तो कहीं मिल सकती नहीं है, यानी मछली के अवशेष कहाँ मिले होंगे, पश्चिमी रेतीले मैदान में मिले होंगे। और आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी रेतीला मैदान, आंसर नंबर ए। और इस क्षेत्र में देखो, इसी क्षेत्र के जैसलमेर में कुलधरा गांव में 18 करोड़ वर्ष पुराने वनस्पति के अवशेष मिले हैं, जिन्हें आकड़-उड़ फॉसिल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कहता है कि भंवर माता की पहाड़ी कहाँ स्थित है। भंवर माता की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो ये पहाड़ी है आपके छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी, और ये पड़ती है किसमें, प्रतापगढ़ में। कहां पड़ती है, प्रतापगढ़ में। इसी पहाड़ी से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है जाखम नदी। कौन सी नदी, जाखम नदी है, नदी का नाम क्या है, जाखम। कहां से निकलती है, भंवर माता की पहाड़ी से। ये नदी आगे चलकर सोम और माही संगम, जिसे राजस्थान का दक्षिणी त्रिवेणी संगम नवा टापरा, बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर में है, वहां जाकर किसमें मिल जाती है, माही नदी में मिल जाती है। इसी नदी पर एक बांध है जिसको जानते हैं हम जाखम बांध के नाम से। कौन से बांध के नाम से जानते हैं, जाखम बांध के नाम से जानते हैं। प्रतापगढ़ जिले में ही पड़ता है और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, और इसकी ऊंचाई है लगभग 81 मीटर। कितनी है, 81 मीटर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जब भी पहाड़ी से का नाम आया तो हम जगह पे चल गए, जगह से हमें नदी का नाम याद आ गया, नदी से हमें त्रिवेणी संगम डूंगरपुर का याद आ गया, फिर हम चले तो बांध हमने इससे रिपीट कर लिया, बांध से राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध रिपीट कर लिया, ऊंचाई हमने याद कर ली। इस तरीके से आपको चीजें जोड़नी होगी, और जब आप ये चीजें जोड़ना सीख जाएंगे तो यकीन मानिए आपको कोई मार्क नहीं दे सकता, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 कहता है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बांगर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। देखो, एक क्षेत्र तो मिलेगा आपको बांगर, और एक मिलेगा आपको वागड़। कौन सा मिलेगा, वागड़। वागड़ मिलता है आपको दक्षिणी राजस्थान की ओर मिलेगा, और ये कहां मिलेगा, उत्तर की ओर मिलेगा, और ये है शेखावटी क्षेत्र में पाया जाता है। बांगर प्रदेश कहां पाया जाता है, शेखावटी क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न है आपका 26वां। प्रश्न संख्या 26 कहता है कि लूणी नदी किस भौतिक प्रदेश से निकलती है। तो आपको ध्यान होगा, लूणी नदी निकलती है नाग पहाड़ से। कहां से निकलती है, नाग पहाड़, और नाग पहाड़ पड़ता है अजमेर के अंदर, अजमेर के अंदर। और अजमेर किस भौतिक प्रदेश में आता है, अरावली पर्वतीय प्रदेश में आता है। किस में आता है, अरावली। किसमें आ जाएगा, ये अरावली में आ जाएगा, और आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली पर्वतमाला से यह नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न है थार मरुस्थल की प्रमुख नदी कौन सी है। थार मतलब पश्चिमी, पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है लूणी नदी। कौन सी नदी है, लूणी नदी, क्योंकि इसी का ही सबसे बड़ा प्रवाह क्षेत्र है पश्चिमी राजस्थान में, और इसको एक उपनाम मरु गंगा के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, मरु गंगा। पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी है लूणी नदी, मरु गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 क्या कहता है, देखो, राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का अधिकांश भाग किस प्रकार की मिट्टी से बना है। राजस्थान के पूर्वी मैदानी, पूर्वी मैदानी मतलब तीसरा वाला भौतिक प्रदेश। और मैंने एक प्रश्न में अभी पहले बताया था आपको कि जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये भारत के उत्तरी विशाल मैदान से कनेक्टेड है, और उसमें बहने वाली नदियों द्वारा इधर प्रतिवर्ष बाढ़ के माध्यम से नई नई मिट्टी लाई जाती है, जिसे मैंने बताया था अभी आपको, खादर प्रकार की मिट्टी लाई जाती है। तो वो मिट्टी कहलाती है कौन सी, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी कहलाती है, जलोढ़ मिट्टी। और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके और भी उपनाम है, जलोढ़, बलुई, दोमट, ये सब एक ही प्रकार की मिट्टी है।
जो नवीनतम मिट्टियां होती हैं, उपजाऊ मिट्टी होती हैं, इसी कारण से तो पूर्वी मैदानी भाग सबसे ज्यादा कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र माना गया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। प्रश्न संख्या 29 देखो क्या कहता है कि क्षेत्रफल के आधार पर भौतिक प्रदेशों का अवरोही क्रम, कौन सा क्रम बताना है आपको? अवरोही क्रम, मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा। तो किसके आधार पर बताना? क्षेत्रफल के आधार पर। पहले तो आपको इनका क्षेत्रफल याद होना चाहिए। देखो मैं यहीं पर लिख देता हूं, क्षेत्रफल भी लिख देता हूं और जनसंख्या भी लिख देता हूं, है ना। जनसंख्या में देखें तो थार के मरुस्थल में लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। अरावली के अंदर लगभग कितनी? 10% जनसंख्या निवास करती है। और पूर्वी मैदानी भाग में राजस्थान की कुल जनसंख्या का 39% निवास करता है। और हाड़ौती के पठार में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 11% निवास करता है। क्षेत्रफल देखें इनका कितना क्षेत्रफल है, तो थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? 61.11%। कितना है इसका क्षेत्रफल? 61.11%। अरावली के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है 9%। और पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो इसका क्षेत्रफल होता है आपके पास 23.30%। और हाड़ौती प्रदेश की बात करें तो ये क्षेत्रफल में सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है और इसका क्षेत्रफल है 6.59%। अब देखो प्रश्न में क्या पूछा? प्रश्न में पूछा कि क्षेत्रफल के आधार पर भौतिक प्रदेशों का अवरोही क्रम बताओ। तो भौतिक प्रदेशों में सबसे ज्यादा नंबर 1 पर ये आ जाएगा। फिर कौन आएगा नंबर 2 पे? देखो 23 नंबर, मतलब तीसरा आ जाएगा 2 नंबर पे। फिर देखो फिर 9 वाला आ जाएगा 3 नंबर पे। फिर लास्ट में सबसे छोटा आ जाएगा 4 नंबर पे। तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर नंबर 1 पर 1, फिर नंबर 2 पर कौन सा? 3, देखो 1, फिर नंबर 2 पर कौन सा है? 3, फिर नंबर 3 पर है 2 और फिर नंबर 4 पर है 4। तो आपको दिखना चाहिए 1 3 2 4, किसमें है? 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। प्रश्न क्या है? जनसंख्या के आधार पर भौतिक प्रदेशों का अवरोही क्रम। वही सवाल है लेकिन पूछ किसके आधार पर लिया? इस बार जनसंख्या के आधार पर पूछ लिया। तो वापस से क्या लिखेंगे अपन? जनसंख्या लिख देंगे इनकी। तो जनसंख्या देखो अभी बताया मैंने, थार के मरुस्थल में कितनी? लगभग 40%। फिर देखो अरावली में कितनी? लगभग 10%। पूर्वी मैदानी प्रदेश में कितनी? लगभग 39%। और हाड़ौती के पठार में कितनी? लगभग 11%। अवरोही क्रम में लिखना है, मतलब पहले सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर और कम। तो सबसे ज्यादा ये रही 1 नंबर। फिर उससे कम कौन सी है? 2, फिर 3, फिर 4। तो जमाओ नंबर 1 पे कौन आएगा? 1 ही आएगा। नंबर 2 पे कौन सा आएगा? तीसरा वाला आ जाएगा। नंबर 3 पे कौन सा आ जाएगा? चौथा वाला आ जाएगा। और नंबर 4 पे कौन सा आ जाएगा? दूसरा वाला आ जाएगा। यानी कि आपका उत्तर क्या होना चाहिए? 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 1 3 1 3 4 2। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है नेक्स्ट चलें। तो नेक्स्ट अब समय हो गया कुछ और बात करने का। देखो हमने यहाँ पर 30 प्रश्न देखे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे, और आपको देखकर ये समझ में आ गया होगा कि हम प्रत्येक ऑप्शन के हिसाब से अलग अलग जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, है ना। कभी कभी हमें उत्तर याद ना हो तब भी हम ये जानकारी जुटा सकते हैं कि ये ऑप्शन तो इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, इसको तो हम हटा देंगे, ये इसका उत्तर नहीं हो सकता। अगर आप ये करना भी सीख गए तो पेपर में आपको बहुत से प्रश्न ऐसे मिल जाएंगे जिनके उत्तर आपको पता नहीं होंगे, फिर भी आपका उनका सही उत्तर लगा दोगे। ये चीजें कब आएगी? जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत कम समय आपके पास, बहुत अच्छी तैयारी करो, बहुत अच्छे नंबर लाओ, अच्छे से अच्छे कॉलेज में आप पढ़ाई करो। ठीक है, थैंक यू।